हेलो दोस्तों, तो हम लोग 150 तक कंप्लीट कर चुके हैं जो कि आरडब्ल्यू बुक का हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री जो बुक है तो मतलब एक ही बुक में 4 सब्जेक्ट है और एक स्टैटिक जीके है। तो वो सब हम लोग अभी हिस्ट्री का कंप्लीट कर रहे हैं जो कि 150 तक कंप्लीट हो चुका है और जो कि आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो 150 तक आप लोग वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। अभी हम लोग करेंगे 151 से। तो चलिए 151 देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 151 में कदमाई जो कि डैश राजवंश के तहत भूराजस्व का एक रूप था। तो इसका आंसर हो जाएगा चोल, जो कि ऑप्शन ए में हो जाएगा। कदमाई डैश राजवंश के तहत चोल कदमाई चोल राजवंश के तहत भूराजस्व का एक रूप था। तो कदमाई जो कि कदमे भी बोला जाता है और चोल राजवंश के तहत भूराजस्व का एक रूप था। और विजयालय जो कि 850 से 871 ईस्वी को चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है और इस साम्राज्य का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। क्वेश्चन नंबर 152, अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा दाहिर, जो कि अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था। और 711 से 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण भारत पर हुआ था और इस आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। तो क्वेश्चन नंबर 153, अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था। इसका अरबी मूल ग्रंथ किताबुल हिंद अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया था। इस पुस्तक में 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 154, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि 1192। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था और तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था और परिणाम में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था और परिणाम इसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुए थे। तो देखो पहला जो युद्ध हुआ था जो कि 1191 में, उसमें मोहम्मद गोरी हार गया था और दूसरा में मोहम्मद गोरी जीत गया था। क्वेश्चन नंबर 155, दीवाने अर्ज जो कि दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश का एक विभाग था। तो दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन सैन्य सेवा का एक विभाग था। तो दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन सैन्य सेवा का एक विभाग था। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। इस विभाग के अध्यक्ष को अरिज ए मुमलिक कहते थे। इस विभाग के अध्यक्ष को अर्ज ए मुमालिक कहते थे और सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन के अन्य प्रमुख विभाग थे जो कि दीवाने रसालत जो कि रसालत ए मुमलिक, इसमें पदाधिकारी होते थे। दीवाने इंसा जो कि शाही पत्राचार और इससे संबंधित थे, तो इंसाए मुमालिक कहते थे। और उसका दीवाने विजारात जो कि राजस्व से संबंधित था, तो इसको वजीर मुमालिक कहते थे। तो दीवाने रसालत जो कि रसालत ए मुमालिक, दीवाने इंसा जो कि इंसा ए मुमालिक और दीवाने विजारत जो कि वजीर ए मुमालिक कहते थे। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1206 से 1210 तक, जो कि 4 साल। निम्नलिखित में से 1206 से 1210 वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को शासनकाल की अवधि 1206 से 1210 ईस्वी तक था और कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर था। ऐबक शब्द का अर्थ चंद्रमा के स्वामी है। क्वेश्चन नंबर, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल के दौरान मालिक तथा सिपह सलार का उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 157, बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सा उपाधि धारण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जिले इलाही। बलबन ने अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए जिल ए इलाही उपाधि धारण किया था। बलबन इलवरी तुर्क था। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन था और बलबन ने जिले इलाही जो कि जिले इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि धारण किया था। क्वेश्चन नंबर 158,
दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 158 का ए, जो कि गयासुद्दीन बलबन होगा। तो दिल्ली के गयासुद्दीन बलबन सुल्तानों में से एक, जो कि सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू किया था, तो गयासुद्दीन बलबन। तो बलबन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, लौ एवं रक्त नीति शासन की व्यवस्था का आधार जो कि बलबन ने कराया था। लौ एवं रक्त नीति शासन व्यवस्था का आधार बलबन ने कराया था। नवरोज और नवरोज नवरोज या फिर नवरोज पारसी त्योहार का आरंभ यहाँ पे बलबन ने किया था। सिजदा एवं पैबोस जो कि पायबोस रीति प्रारंभ, ये भी बलबन ने किया था। दीवाने अर्ज जो कि नामक सैन्य विभाग का गठन भी बलबन ने कराया था। और तो चहलगामी जो कि चहलगानी या चालीसा दल, ये भी बलबन ने कराया था, जो कि दमन किया। मतलब तुर्कान चहलगानी या फिर चालीसा दल का दमन, मतलब इसको हटा दिया गया, एबोलिश, जो कि एबोलिश बोलते हैं, तो ये एबोलिश कर दिया था। तुर्कान चहलगानी या फिर चालीसा दल, ये दोनों मतलब खत्म कर दिया बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख था? तो इसका आंसर हो जाएगा बरीदे मुबालिक। तो निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख बरीदे मुबालिक था। गुप्तचर विभाग के प्रमुख बरीदे मुबालिक, जो कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुप्तचर विभाग जो कि दिल्ली सल्तनत के दौरान थे, तो ये बरीदे मुबालिक जो कि दिल्ली सल्तनत का गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। क्या होगा? बरीदे मुबालिक। तो बरीदे मुबालिक गुप्तचर विभाग के प्रमुख बरीदे मुबालिक था। और दीवाने इंसा जो कि शाही पत्राचार शाही सचिवालय से संबंधित था। दीवाने इंसा जो कि शाही पत्रकार शाही सचिवालय से संबंधित था। वकीले दर जो कि राजा के घरेलू तथा व्यक्तिगत कार्यों का प्रमुख। वकीले दर जो कि राजा के घरेलू तथा व्यक्तिगत कार्यों का प्रमुख। और दीवाने अमीर कोही जो कि कृषि से संबंधित विभाग था। दीवाने अमीर कोही जो कि कृषि से संबंधित यहाँ पे विभाग था। और अमीर दाद जो कि सुल्तान की अनुपस्थित में मजलिस की अध्यक्षता करता था। क्वेश्चन नंबर 160, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो इसका 160 का आंसर हो जाएगा 160 का आंसर हो जाएगा सी, जो कि अलाउद्दीन खिलजी। जफर खान दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। जफर खान दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। और अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान उसके साम्राज्य पर मंगोलों ने अनेक बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 161, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम से में सही क्रम है? तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि परगना सरकार सूबा। परगना सरकार सूबा ये आरोही क्रम में आपका यहाँ पे सही अनुक्रम है, जो कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में होगा। तो परगना सरकार, उसके बाद सूबा। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण जो कि यहाँ पे साम्राज्य सूबा जो कि प्रांत में विभाजित था। और प्रत्येक सूबे का अनेक इकाइयों में विभाजित किया गया था। और इन इकाइयों को सरकार कहते थे। और प्रत्येक सरकार को परगना में विभाजित किया गया था। परगनों का अंतर्गत ग्राम होते थे। तो अतः परगना सरकार सूबा सही अनुक्रम है। जौनपुरी शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था? तो जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था, मतलब किसकी याद में बसाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में बसाया गया था। मतलब जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक का याद में बसाया गया था। जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक जो कि जौना खां भी नाम से भी जाना जाता था, तो कि जौना खां की स्मृति में बसाया गया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नामक शहर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नामक शहर की स्थापना की थी। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए अन्य शहर जो कि फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद तथा हिसार आदि। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नामक शहर की स्थापना किया था। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए अन्य शहर जो कि फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद तथा हिसार आदि था।
तो यहाँ पे और एक बार इसको देख लेते हैं। जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक के, जो कि जौना खान भी नाम से जाना जाता है, उसके याद में बसाया गया था। और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नामक शहर को स्थापना किया था। और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए अन्य शहर देख लेते हैं। तो फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद तथा हिसार नामक यहाँ पे बसाया गया था। और भी क्वेश्चन नंबर 163, निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासक के दौरान भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि इब्न बतूता हो जाएगा। इब्न बतूता जो कि मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। इब्न बतूता एक प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री जो कि मोरक्को देश से संबंधित है। और इब्न बतूता वर्ष 1333 में भारत आया था। इब्न बतूता वर्ष 1333 में भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। और इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक किताबुल रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय के घटनाओं का वर्णन किया था। तो इब्न बतूता वर्ष 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक किताबुल रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 164, मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो इसका मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। तो इसका ट्रिक है दिल्ली दौलताबाद, जैसे दिल्ली से शहर मतलब दौलत को दौलताबाद ले गया था। तो इसका ये से भी याद हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 164, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दौलताबाद, जो कि दी में है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की अवधि 1325 से 1351 ईस्वी तक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की अवधि 1325 से 1351 ईस्वी तक था। और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है, जो कि राजधानी दिल्ली से देवगिरी या फिर दौलताबाद स्थानांतरित किया। और जैसे राजधानी दिल्ली से देवगिरी या फिर दौलताबाद स्थानांतरित किया, जो कि वहाँ से यहाँ तक ले गया। और दोआब में कर वृद्धि और खुरासान एवं कराची में अभियान। तो यहाँ पे और एक बार देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासनकाल की अवधि 1325 से 1351 ईस्वी है। और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है, जैसे कि राजधानी दिल्ली से देवगिरी या फिर दौलताबाद यहाँ पे ले गया। उसके बाद दोआब में कर वृद्धि, उसके बाद खुरासान एवं कराची अभियान। तो इसका बाद क्वेश्चन नंबर 165, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी, जो कि तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी था। तारीख फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी था। तो प्रमुख पुस्तक और उसका लेखक देख लेते हैं। तारीख फिरोज शाही, जो कि जियाउद्दीन बर्नी, किताबुल हिंद अल बरूनी, किताबुल रहला इब्न बतूता और खजायन उल फतूह अमीर खुसरो। तो और एक बार देख लेते हैं। तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, किताबुल हिंद अल बरूनी, किताबुल रहला इब्न बतूता और खजायन उल फतूह अमीर खुसरो। और एक बार तारीख फिरोज शाही, जियाउद्दीन बर्नी, किताबुल हिंद अल बरूनी, किताबुल रहला इब्न बतूता, खजायन उल फतूह अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 166, ब्राह्मणों पर जजिया सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका आंसर देख लीजिए। तो ब्राह्मणों पर जजिया से कर सर्वप्रथम जजिया कर, जो कि मतलब एक टाइप से कर था। तो ये सबसे पहले कौन लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, जो कि फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जजिया का सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे और भी देख लेते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। और फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में निम्न 4 प्रकार के करों को जारी किए रखा था, जैसे कि जजिया कर, जकात जैसे कि दान से संबंधित, खराज जो कि भूमि से संबंधित, और खुम्स युद्ध से संबंधित। ये सब कर होता था, मतलब ये सब टैक्स होता था। तो और एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक था।
फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में निम्न 4 प्रकार के करों का करों को जारी रखा था। जैसे सबसे पहले जजिया कर, सेकंड में ज़कात जो कि दान से संबंधित था, खराज जो कि भूमि से संबंधित, खराज खरा खराज भूमि खरा, तो इसको एक भी ट्रिक से खराब भूमि या फिर ज़कात दान, खुम्स युद्ध मतलब खूंखार युद्ध, ऐसे मतलब ट्रिक हो जाएगा इसमें 4 टैक्स का, जो कि जजिया कर ये तो याद हो जाएगा। ज़कात या फिर दान, ज़कात दान से संबंधित, दान से संबंधित, खराब भूमि से संबंधित, खराज जो कि खराज है तो इसको हम लोग खराब भी बोल सकते हैं, खराब भूमि संबंधित, और खुम्स जो कि खूंखार बोल सकते हैं, खूंखार युद्ध से संबंधित। तो ज़कात दान से संबंधित, तो ज़कात या फिर औकात मतलब ज़कात को औकात से रिलेटेड कर सकते हैं। जैसे ज़कात औकात से रिलेट करके दान, जिसको जितना औकात है उतना दान दे सकता है। खराज से जैसे खराब भूमि से संबंधित, और खुम्स ये खूंखार से युद्ध जो कि युद्ध से संबंधित कर यहाँ पे ट्रिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 167, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो क्वेश्चन नंबर 167 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक। यहाँ कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित अन्य महत्वपूर्ण इमारतें जो कि स्मारक, जैसे कि कुश के शिकार महल जो कि दिल्ली, गुजरी महल जो कि हरियाणा, गुजरी महल जो कि हिसार हरियाणा, और हिसार फिरोजा हिसार हरियाणा। तो ये सब फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण इमारतें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 168, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली के सल्तनत कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन मोहम्मद। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो इसका तैमूर का आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान महमूद था। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। तो वर्ष 1998 में दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था, और तैमूर द्वारा किए गए इस आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक वंश नष्ट हो गया था। वर्ष 1398 में दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। वर्ष 1398 में दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था, और तैमूर द्वारा किए गए इस आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक वंश नष्ट हो गया। तो तैमूर का यहाँ पे देख लीजिए, तैमूर का आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान यहाँ पे नसीरुद्दीन महमूद था। वर्ष 1398 ईस्वी में दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। तैमूर द्वारा किए गए इस आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक वंश का नष्ट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 169, फारसी दूत जो कि अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो फारसी दूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था, और फारसी दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की गणना विश्व के सर्वाधिक भव्य सुंदर नगरों में करता था। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की गणना विश्व के सर्वाधिक भव्य सुंदर और नगरों में करता था। देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे महान शासक था। देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे महान शासक था। तो यहाँ पे देवराय द्वितीय संगम वंश के सबसे महान शासक था। क्वेश्चन नंबर 170, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में देश पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्त माल्याद के नाम से जाना जाता है। तो इसका शासन कला हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में देश पर एक कृति की रचना की, जो कि देश का मतलब यहाँ पे शासन कला हो जाएगा। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में शासन कला पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्त मल्याद के नाम से जाना जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में शासन कला पर एक कृति रचना की जिसे अमुक्त मल्याद नाम से जाना जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में शासन कला पर एक कृति की रचना की जिसे अमुक्त मल्याद के नाम से जाना जाता है।
तो शासन कला पर हो जाएगा। अमुक्तमाल्य जो कि कृष्ण राय देव द्वारा तेलुगु भाषा में रचित एक यहाँ पे शासन कला पर है। अमुक्तमाल्य जो कि कृष्णदेव राय द्वारा तेलुगु भाषा में रचित शासन कला पर आधारित है। तो अमुक्तमाल्य जो कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र की समान राज्य व्यवस्था शासन कला पर आधारित है। अमुक्तमाल्य जो कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के समान राज्य व्यवस्था शासन कला पर आधारित है। जैसे कि अमुक्तमाल्य लिखा मतलब ओरिजिनली लिखा था कौटिल्य द्वारा, मतलब ओरिजिनली कौटिल्य द्वारा लिखा गया था और उसको मतलब तेलुगु में कृष्णदेव राय ने इसको ट्रांसलेट किया था, जो कि अमुक्तमाल्य को। तो क्वेश्चन नंबर 171, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 171 का आंसर है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज यानी कि 8 तेलुगु कवि थे। तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज यानी कि 8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज यानी कि 8 तेलुगु कवियों में पेड्डाना पेड्डाना प्रमुख थे। पेड्डाना प्रमुख थे। अष्टदिग्गज जो कि 8 तेलुगु कवियों में पेड्डाना प्रमुख थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 172, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना किया था। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना किया था। सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से 1504 में आगरा की स्थापना किया था। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा की स्थापना वर्ष 1504 में यमुना नदी के समीप की गई थी। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा की स्थापना वर्ष 1504 में यमुना नदी के समीप किया गया था और वर्ष 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। देखिए 1504 में यहाँ पे आगरा को बनाया गया। हाँ, मतलब आगरा की स्थापना किया गया था 1504 में। उसके बाद 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया और आगरा को राजधानी बनाने का उद्देश्य दोआब पर नियंत्रण रखना था। आगरा को राजधानी बनाने का उद्देश्य दोआब पर नियंत्रण रखना था तथा राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने का प्रयास को विफल बनाना था। तो यहाँ पे देखिए और एक बार देख लेते हैं। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा की स्थापना वर्ष 1504 में यमुना नदी के समीप किया गया था और वर्ष 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था और आगरा को राजधानी बनाने का उद्देश्य दोआब पर नियंत्रण रखना तथा राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने का प्रयास को विफल बनाना था। क्वेश्चन नंबर 173, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश द्वारा बनवाया गया था? तो दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा हमीदा बेगम द्वारा बनाया गया था। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा हमीदा बेगम द्वारा बनाया गया था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी जो कि हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। हुमायूं का मकबरा जो कि हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु वर्ष 1556 में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी और हुमायूं की कब्र का वास्तुकार जो कि मिर्जा ग्यास बेग था। तो और एक बार इसको देख लेते हैं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु वर्ष 1556 में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु वर्ष 1556 में दीन पनाह के पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। हुमायूं की कब्र का वास्तुकार मिर्जा ग्यास बेग था। तो क्वेश्चन नंबर 174, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया? निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय का निर्माण केंद्रित किया? तो इसका आंसर रहेगा शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी इसका आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में अनेक सड़कों का निर्माण तथा उसकी मरम्मत तथा इन सड़कों के किनारे लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया था। सराय की देखभाल हेतु सिकदार की नियुक्ति की गई और शेरशाह द्वारा निर्मित कराई गई सड़कों को जीटी रोड जो कि ग्रैंड ट्रंक के नाम से भी जाना जाता है, जीटी रोड के नाम से जाना जाता है।
तो शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में अनेक शहरों को निर्माण कराया था तथा उनकी मरम्मत तथा इन सड़कों का किनारे लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया। सराय की देखभाल हेतु सिकदार की नियुक्ति किया गया और शेरशाह द्वारा निर्मित कराई गई सड़कों को जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। तो ये सब सराय का निर्माण कराया था। तो इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से, तो इसका वंश, तो इबादत खाने जो कि स्थापना श्रेय निम्न में से यहाँ पे अकबर को जाता है। तो अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य देख लेते हैं। दास प्रथा पर रोक 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा रोका गया था। तो दास प्रथा पर रोक अकबर द्वारा किया गया था। तीर्थ यात्रा को समाप्त 1563 में किया गया था। जजिया कर समाप्त 1564 में किया गया था। इबादत खाने की स्थापना 1575 में किया गया था। मजहर की घोषणा 1579 में किया गया था। दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में किया गया था। और एक बार देख लेते हैं अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। तो यहाँ पे क्वेश्चन और एक बार रिपीट कर लेते हैं। इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो कि अकबर। तो अकबर हो जाएगा। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य जो कि दास प्रथा पर रोक 1562 ईस्वी में किया गया था। तीर्थ यात्रा का समाप्त 1563 ईस्वी में किया गया था। जजिया कर समाप्त 1564 ईस्वी में किया गया था। और इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में किया गया था। और महजर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया गया था। महजर की घोषणा 1579 ईस्वी में किया गया था। दीन-ए इलाही जो कि धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 176 देख लेते हैं। तुजुके जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तुजुके जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फारसी, जो कि तुजुके जहांगीरी मूल रूप से फारसी भाषा में लिखा गया था। तुजुके जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से फारसी भाषा में लिखा गया था। तुजुके जहांगीरी का अन्य नाम जो कि जहांगीरनामा था। तुजुके जहांगीरी का अन्य नाम जहांगीरनामा था और ये जहांगीर द्वारा लिखा गया था और फारसी में लिखा गया था। तुजुके जहांगीर फारसी भाषा में रचित जहांगीर का आत्मकथा है। और मुगल काल से संबंधित अन्य प्रमुख पुस्तकें तथा उनके लेखक देख लेते हैं। तो तुजुके बाबरी जो कि तुर्की, ये बाबर द्वारा लिखा गया था। हुमायूंनामा जो कि फारसी में लिखा गया था, ये गुलबदन बेगम द्वारा लिखा गया था। और शाहजहां नामा जो कि फारसी में इनायत खान ने लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 177, अलंकरण की कला जिसे पियत्रा या फिर दयूरा जो कि पितृदुरा भी कहा जाता है, तो किसके शासन काल में लोकप्रिय हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां, जो कि बी में हो जाएगा। अलंकरण की कला जो कि जिसे पियत्रा या फिर दयूरे पितृदुरा भी कहा जाता है, उसे शाहजहां के शासनकाल में लोकप्रिय हुई। तो शाहजहां के शासनकाल की अवधि 1627 से 1658 तक ईस्वी तक था। और शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला या स्थापत्य कला की स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई थी। और पियत्रा दयूरी जो कि पितृदुरा तकनीक जो कि यह इतावली भाषा का शब्द है तथा इसको एक कठोर पत्थर है, इसका अर्थ कठोर पत्थर है। पियत्रा देयूरा जो कि पितृदुरा तकनीक के कीमती पत्थरों पर जराई के कार्य से संबंधित थी। और आत्मदुद्दौला के मकबरे जो कि सर्वप्रथम पियत्रा देयूरा जो कि पितृदुरा तकनीक का प्रयोग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 178, निम्न में से किस मुगल सम्राट को शाह-ए-बेखबर के उपनाम से जाना जाता था? निम्न में से किस मुगल सम्राट को शाह-ए-बेखबर को उपनाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। तो निम्नलिखित में से बहादुर शाह जफर को मुगल सम्राट को शाह-ए-बेखबर के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। इसका अन्य फैक्ट देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर जो कि प्रथम के शासनकाल की अवधि बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल की अवधि 1707 से 1712 ईस्वी तक था। और बहादुर शाह प्रथम को उसकी शासकीय क्षमता में अभिरुचि न होने के कारण शाह-ए-बेखबर के उपनाम से जाना जाता था। बहादुर शाह प्रथम को उसकी शासकीय क्षमता में अभिरुचि न होने के कारण शाह-ए-बेखबर के उपनाम से जाना जाता था।
जहांदर शाह को लपंट मूर्ख के नाम से उपनाम से जाना जाता था। जहांदर शाह को लपंट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा राजा की उपाधि प्रदान प्रदान किया था। और 179 क्वेश्चन नंबर, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों का आगमन के क्रम निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि पहले पुर्तगाली आया था, फिर डच आया था, फिर अंग्रेज आया था, फिर डेन आया था, फिर फ्रांसीसी आया था। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आया था। भारत में यूरोपीय व्यापारियों की शक्ति का आगमन का क्रम में पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी, फिर अन्य महत्वपूर्ण। इसका अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो पदादेफ। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, जो कि वर्ष 1498 में कालीकट भारत पहुंचा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय तथा ब्लू वाटर नीति का संबंधित फ्रांसिस्को दी अल्मीदा था। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय तथा ब्लू वाटर नीति का संबंधित फ्रांसिस्को दी अल्मीदा था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। तो क्वेश्चन नंबर 180, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से रॉबर्ट क्लाइव था। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से रॉबर्ट क्लाइव था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक के रूप में प्रसिद्ध था। रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक के रूप में प्रसिद्ध था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर था। और रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध जो कि 1757 ईस्वी में संबंधित थे। और काउंट लाली या फिर बांदीवास की युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व करता था। और कॉर्नवालिस भारत में न्यायिक संगठन के संस्थापक था। कॉर्नवालिस भारत में न्यायिक संगठन का संस्थापक था। तो यहाँ पे कॉर्नवालिस भारत में न्यायिक संगठन के संस्थापक था। कॉर्नवालिस भारत के नागरिक सेवा तथा पुलिस व्यवस्था के जनक था। तो पानीपत की तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट के यहाँ पे शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 100। और यहाँ पे महत्वपूर्ण फैक्ट, पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य हुआ था। परिणाम अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। और पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के नेतृत्व में सदाशिव राव भाऊ तथा विश्वास राव द्वारा किया गया था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ इस युद्ध में अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा नजीबुद्दौला रुहेला भी थे। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि का हस्ताक्षर कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1665। शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि का हस्ताक्षर 1665 ईस्वी में हुआ था। पुरंदर की संधि जो कि 11 जून 1665 जयसिंह प्रथम तथा छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य था। पुरंदर की संधि के समय मुगल शासक औरंगजेब थे। और जयसिंह प्रथम ने मुगल सम्राटों को शासनकाल देखा था। जयसिंह प्रथम ने 3 मुगल सम्राटों का शासनकाल देखा था। जयसिंह प्रथम मुगल काल में सेनापति के पद पर सर्वाधिक समय तक सेवाएं प्रदान करने वाला शासक था। जयसिंह प्रथम जो कि मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था? निम्नलिखित में से मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान था। छत्रपति शिवाजी महाराज, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो जाएगा। निम्नलिखित में से छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था। मराठा वंश के प्रसिद्ध शासक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। मराठा वंश के अन्य प्रसिद्ध शासक संभाजी राजाराम साहू थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, तो
पिताजी छत्रपति शिवाजी का पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। माताजी का नाम जीजाबाई था। राजनीतिक गुरु जो कि दादोजी कोंडदेव था। आध्यात्मिक गुरु जो कि समर्थ समर्थ गुरु रामदास था। राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी में हुआ था। राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी में हुआ था। राजधानी राजगढ़ था या फिर रायगढ़ भी बोला जाता है। राजधानी रायगढ़ या फिर राजगढ़ था। मृत्यु या फिर समाधि स्थल मृत्यु 1680 ईस्वी में हुआ था और रायगढ़ में समाधि स्थल है। तो शिवाजी के मंत्रिमंडल प्रशासन के अंतर्गत 8 मंत्री जो कि अष्ट प्रधान थे। तो क्वेश्चन नंबर 185, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। भारत के प्रथम समाचार पत्र ये बंगाल गजट जो कि अंग्रेजी भाषा में था और बंगाल गजट प्रकाशन वर्ष स्थल जो कि 1780 कलकत्ता में हुआ था। संपादक जो कि जेम्स अगस्टस हिक्की था और दीनबंधु मित्र जो कि नील दर्पण जो कि बांग्ला नाटक के संपादक थे। नील दर्पण जो कि बांग्ला नाटक की रचना अवधि वर्ष 1858 में से 1859 तक हुआ। 1290 से लेकर 1320 के दौरान किस राजवंश के दिल्ली पर शासन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1290 से 1320 तक खिलजी राजवंश ने शासन किया था। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था और इसके अंतर्गत कुल 5 राजवंशों का शासन किया था जो कि निम्नलिखित है। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी तक अंतर्गत कुल 5 राजवंशों का शासन किया जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहले गुलाम या फिर ममलुक वंश। गुलाम वंश जो कि गुलाम या फिर ममलुक वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। गुलाम या फिर ममलुक वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला था। खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था। उसके बाद तुगलक वंश जो कि 1320 से 1414 ईस्वी तक चला था। सैयद वंश जो कि 1414 से 1451 ईस्वी तक चला था। फिर लोडी वंश जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था और इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में मार दिया था। तो इसको और एक बार देख लेते हैं। गुलाम या फिर मामलुक वंश 1206 से 1290 तक चला था। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला था। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला था। 1414 से 1451 तक यहाँ पे सैयद वंश चला था। लोदी वंश 1551 से 1526 तक चला था। तो क्वेश्चन नंबर 186, रजिया पहली मुस्लिम शासिका भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 186 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे शमसुद्दीन इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी और रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों के समान कुबा यानी कोट तथा कुलाह यानी कि टोपी पहनकर दरबार में हिस्सा लिया था। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी और रजिया मुस्लिम तथा तुर्क इतिहास की पहली महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान कबा या फिर कुबा कोट तथा कुला यानी कि टोपी पहनकर दरबार में हिस्सा लिया था। महत्वपूर्ण बिंदु, रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी और रजिया की हत्या वर्ष 1240 में डाकुओं द्वारा कर दी गई थी। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी और रजिया की हत्या वर्ष 1240 में डाकुओं द्वारा कर दिया गया था। तो मोठ की मस्जिद देश शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 186 का आंसर देख लेते हैं। तो 167 क्वेश्चन नंबर 187 का आंसर देख लेते हैं। तो मोठ की मस्जिद दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके प्रधानमंत्री या फिर वजीर मियां भुआ ने किया था। तो मोठ की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। इसका निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके प्रधानमंत्री या फिर वजीर मियां जो कि भुआ ने किया था। क्वेश्चन नंबर 188, हौज-ए-सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था
जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? तो हौज सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण के बाहर निम्न में से सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। महत्वपूर्ण बिंदु तुर्कान चहलगामी जो चालीसा गुलाम या फिर सरदारों का संगठन था, इल्तुतमिश ने बनाया था और इल्तुतमिश के गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और दिल्ली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एक अजमेर की अराई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कृष्णदेवराय उन्होंने 1509 से 1529 तक कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया था, किस राजवंश के संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा तुगलक हो जाएगा। जो कि कृष्णदेवराय जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया था, वो तुगलक राजवंश से संबंधित था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने वर्ष 1336 में किया था और तुगलक राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था और कृष्णदेवराय के संबंध तुगलक राजवंश से था और यह मुगल सम्राट बाबर के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 190, देश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो 1526 में बाबर ने पानीपत में भी इब्राहिम लोदी को हराया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 जो कि मुगल संस्थापक बाबर एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो कि 1527 मार्च 1527 मुगल संस्थापक बाबर एवं चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा संगा के मध्य हुआ था। चंदेरी की युद्ध जो कि जनवरी 1528 में मुगल शासक द्वारा बाबर एवं चंदेरी के शासक मेदिनी राय के मध्य घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में मई 1529 ईस्वी में हुआ था। तो अभी हम लोग यहाँ पे 190 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो और 10 कर लेते हैं। तो बाबर एवं महमूद लोदी का नेतृत्व वाली बिहार तथा बंगाल की संयुक्त अफगान सेना का मध्य था। क्वेश्चन में 191, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो कि जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी, तो ये गलत हो जाएगा। बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग किया था और बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण किया था। तो बाबरनामा तुर्की भाषा में एक कृत संकलित भाषा है और बाबर की मृत्यु वर्ष 1530 में आगरा में हुआ था। तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 191 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।